नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। उसके अंदर अपन ने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर अपन ने नॉलेज के बारे में पढ़ा था, और उसके साथ में अपन ने नॉलेज की जो विशेषताएँ होती है, एट्रीब्यूट्स, वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में जो सेकंड क्लास थी अपनी, उसके अंदर अपन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स के टाइप होते हैं 3 तरह के, उसके बारे में पढ़ा था। अब जो अपनी ये वाली क्लास है, आज वाली क्लास, उसके अंदर अपन सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज और स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास आप अच्छे से देखिए। इस क्लास से जो लास्ट पेपर हुआ था उसके अंदर 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो उससे पहले वाला 2022 वाला पेपर था उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज या स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, उसके बारे में। तो जो यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है, उस 3 टाइप के होते हैं इसके स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है इसका, वो होता है अपना डाइकोटोमी, सेकंड होता है डेकाकोटोमी, और थर्ड होता है पॉलीकोटोमी। तो इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले अपन बेसिक नॉलेज देखते हैं इसके बारे में। स्ट्रक्चर एंड डिवीजन ऑफ यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। जैसे जैसे विचार जगत में वृद्धि होती है, विषय जगत में भी वृद्धि होती है, अर्थात ज्ञान जगत और विषय जगत एक ही है। जब ज्ञान जगत को समान विचारों वाले अवयवों में विभाजित किया जाता है तो इसे विषय जगत कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि नॉलेज और विषय जो होता है वो आपस में रिलेटेड होते हैं। जब अपन समान नॉलेज होती है, सेम नॉलेज होती है, एक तरह की नॉलेज होती है, उनको अपन एक साथ रखते जाते हैं तो उससे विषय का निर्माण होता जाता है। तो ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ज्ञान जगत और विषय जगत एक ही है, बस अपन जो सेम नॉलेज होती है उसको एक साथ रखते जाते हैं तो उससे विषय का निर्माण होता रहता है। जब अलग अलग समय पर लगातार शोध के कारण नवीन विषयों का निर्माण होता है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो रिसर्च पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि जैसे जैसे रिसर्च होती जाती है वैसे वैसे सब्जेक्ट का निर्माण होता जाता है, सब्जेक्ट का विकास होता जाता है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं विषय जगत की संरचनाएं, स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट यूनिवर्स। तो विषय जगत की संरचनाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अपन देखें तो ये है डाइकोटोमी, जिसको अपन द्विविभाजन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, द्विविभाजन, यानी कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिर उसके बाद में डेकाकोटोमी, जिसको 10 विभाजन कहा जाता है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और पॉलीकोटोमी, जिसको बहुविभाजन कहा जाता है हिंदी में, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में ये डिवीज़न होगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डाइकोटोमी के बारे में, जिसको द्विविभाजन कहा जाता है। डाइकोटोमी का अर्थ 2 में विभाजित करना होता है। इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो इसकी जो ये दूसरा नाम है बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है। तो उसके अंदर आपके यही ऑप्शन आएंगे, डाइकोटोमी, डेकाकोटोमी या पॉलीकोटोमी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन डाइकोटोमी को कहा जाता है। अब ये डाइकोटोमी का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि द्विविभाजन, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो विषयों को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है इसके अंदर, और प्रत्येक व्यापक श्रेणी को फिर से 2 विषय श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार इनका क्रम चलता रहता है, यानी कि एक सब्जेक्ट होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और फिर जो 2 अलग अलग पार्ट्स बने हैं उनको भी जब से अपन डिवाइड करेंगे तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो जैसे ये एग्जाम्पल है बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी को जब डिवाइड किया जाता है तो एक तो बनता है बॉटनी और एक बनता है जूलॉजी। और फिर जब इनको और बॉटनी को या जूलॉजी को और आगे डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट्स में, तो एक जैसे बॉटनी को डिवाइड करेंगे तो फ्लोरिंग बनेगा और दूसरा बनेगा नॉन फ्लोरिंग, और जूलॉजी को जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सब्जेक्ट बनेंगे। फिर इसके बाद में आपको जो इसके अंदर ध्यान रखना है डाइकोटोमी के अंदर, द्विविभाजन के अंदर, तो ये है पोरफेरी का वृक्ष। पोरफेरी का वृक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है, डाइकोटोमी से संबंधित है। तो ये पोरफेरी क्या थे, एक रोम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो वृक्ष की 2 शाखाएं होती है उनके डिवीज़न के हिसाब से सब्जेक्ट को डिवाइड किया था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पोरफेरी का वृक्ष है, ये डाइकोटोमी से संबंधित है, द्विविभाजन से संबंधित है। और जो पहले अपन ने देखा था बाइनरी क्लासिफिकेशन,
ये द्विविभाजन को ही बाइनरी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं डेकाकोटोमी के अंदर, जिसको 10 विभाजन कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो डेकाकोटोमी क्या होता है, इसमें 10 में विभाजित होता है, सब्जेक्ट होता है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आपको पता है DDC, अगर आपने पढ़ा हो साइंस के बारे में, तो इसके अंदर जो DDC होता है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको 000 से 999, तो ये 10 पार्ट्स में डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के अंदर सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, जैसे 000 से लेके जो 099 है, ये एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में आपके 100 से लेके 199 हो गया, फिर 200 से लेके 299 हो गया। ऐसे करते करते लास्ट में जो आपके होगा 900 से 999। तो ऐसे आपके 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और फिर इनके आगे, इनका जो आगे डिवीज़न होगा, तो जैसे आप मान लो पहले एक फर्स्ट पार्ट ले लो। जैसे पहले मैंने आपको अभी डाइकोटोमी में बताया था कि जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो बॉटनी और जूलॉजी में। तो इसके अंदर भी ये होता है कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे आप DDC में देखोगे तो 10 पार्ट्स में एक बार डिवाइड कर देंगे मोटा मोटा, तो 000 से लेके 099, फिर 100 से लेके 199 ऐसे डिवाइड होता है। फिर इसके अंदर जो ये एक सब्जेक्ट बनाया है अपन ने, तो उस सब्जेक्ट को भी फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और फिर जैसे एक सब्जेक्ट यहाँ पे 10 पार्ट्स से बना, फिर उसको भी 10 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से ये होता है डेकाकोटोमी। इसको अपन जब DDC पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको और डिटेल में पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा मैं ये चीज़। अभी आज ही अपन देखेंगे DDC के बारे में, तब उसको मैं और अच्छे से समझा दूँगा आपको कि डेकाकोटोमी क्या होता है। फिर उसके बाद में अपन आगे चलें तो अपना है पॉलीकोटोमी, जिसको बहुविभाजन कहा जाता है। और इस विभाजन में विषय को मूल रूप से कई भागों में बांटा जाता है। यानी कि ये पॉली, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, पोलोकोटोमी। तो ये इसमें जैसे डाइकोटोमी में 2 तरह का हो गया, डेकाकोटोमी में 10 तरह का हो गया। तो पॉलीकोटोमी है, इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप CC में देखोगे कॉलम क्लासिफिकेशन में, तो उसमें भी एक तरह से पॉलीकोटोमी का यूज़ किया जाता है। और जो अपना पॉलीकोटोमी का सबसे पहला यूज़ था वो अपना एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जो कि C.A. कटर ने दिया था 1891 के अंदर। उसके अंदर इसका यूज़ किया गया था पॉलीकोटोमी का। तो अपन ने देखा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट होता है वो 3 तरह का होता है। पहला द्विविभाजन होता है, फिर 10 विभाजन, और फिर बहुविभाजन, जिसको डाइकोटोमी, डेकाकोटोमी और पॉलीकोटोमी, ये तीनों अपन ने देख लिए। इनके एग्जांपल्स, जो ये डेकाकोटोमी और पॉलीकोटोमी है, इनके आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। और अपना जो ये डेकाकोटोमी था, इसके अंदर जो द्विविभाजन था उसके अंदर आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गया, और एक पोर्फिरी का वृक्ष है, ये दोनों इससे रिलेटेड है। और एक स्केल ऑफ बीइंग, ये आप ऐड कर लेना, स्केल ऑफ बीइंग, ये भी जो अपना है, ये भी अपना इससे ही संबंधित है, डाइकोटोमी से रिलेटेड। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसके नाम से समझ में आ ही रहा है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट की, विषय निर्माण की कौन कौन सी विधियाँ होती है। इसके अंदर आपने जो लास्ट क्लास देखी थी उसके अंदर अपन ने 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया था। पहला बेसिक सब्जेक्ट, दूसरा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, और तीसरा कंपाउंड सब्जेक्ट। तो इन विधियों से इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है। तो अगर आपने वो क्लास देखी है और अच्छे से उसका रिवीजन किया है तो आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो ये मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट के अंदर। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट फॉर्मेशन के मेथड्स हैं, उनके जो एग्जांपल्स है वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं और समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, विषय का निर्माण निरंतर है, यानी कि विषय का निर्माण है, जो विषय का फॉर्मेशन है वो निरंतर होता रहता है, नए नए विषयों का निर्माण होता रहता है। और विभिन्न विषय निर्माण विधियों के द्वारा सरल यानी कि बेसिक, यौगिक यानी कि कंपाउंड, और जटिल का कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है। जो अलग अलग विषय निर्माण की विधियाँ हैं, इनके द्वारा तीनों प्रकार के विषयों का निर्माण होता है। सबसे पहले अपन बात करें तो 1950 के अंदर रंगनाथन के द्वारा 4 प्रकार के विषय निर्माण की विधियाँ प्रतिपादित की गई थी। यानी कि स्टार्टिंग विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन किसने किया, तो रंगनाथन ने किया। इनकी जो बुक थी प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसके अंदर इन्होंने 1950 में 4 प्रकार के विषय निर्माण की विधियों के बारे में बताया था। सबसे पहले अपन बात करें तो लूज असेंबल, जिसको शिथिल संग्रहण कहा जाता है हिंदी में। दूसरी है लेमिनेशन, जिसको पटलीकरण कहा जाता है। तीसरा है डाइसेक्शन, जिसको विच्छेदन कहा जाता है। और चौथा है डेनुडेशन, जिसको अनाच्छादन कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार की विधियाँ इन्होंने 1950 में दी अपनी बुक में। फिर उसके बाद में 1960 में रंगनाथन ने 2 और विधियाँ दी,
जो पहली विधि है वो है आशवन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टिलेशन। फिर जो 6 नंबर की विधि है वो है विलियन, जिसको फ्यूज़न कहा जाता है। तो इस तरह से इन्होंने 6 विधियाँ रंगनाथन ने दी, 4 विधियाँ 1950 में और 2 विधियाँ 1960 के अंदर। इसके बाद में जो DRTC के अंदर, DRTC बेंगलोर के अंदर साइंटिस्ट थे नील मैगन, उन्होंने 1973 के अंदर इन विधियों का पुनर्गठन किया, यानी कि साइंटिफिक रूप से इनको रीअरेंज किया दोबारा से। तो 1973 के अंदर नील मैगन ने क्या किया, इनको जो विधियाँ थी इनको रीअरेंजमेंट किया और इनको इस तरह से बांट दिया। जैसे कि आप देखोगे कि मौलिक विषय यानी कि बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण इन 3 तरह की विधियों से होता है। पहली जो है वो है विघटन, जिसको अपन फ्यूज़न कहते हैं। फ्यूज़न के ही 2 पार्ट्स हैं, जिनको अलग अलग पार्ट्स में, फ्यूज़न को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है विच्छेदन, जिसको अपन डाइसेक्शन बोलते हैं, और दूसरा है अनाच्छादन, जिसको डेनुडेशन कहा जाता है। तो इन तीनों मेथड से अपने बेसिक सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है। और बेसिक सब्जेक्ट्स का इन तीनों के अलावा जो अपने 4 मेथड्स और हैं, जो अपन ने अपने पिछली क्लास में देखा होगा कि बेसिक सब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है मेन बेसिक सब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट। तो उसके अंदर जो अलग अलग मेथड्स थे तो उन्हीं से ही अपन देखते हैं। तो विलियन जो फ्यूज़न विधि है, इससे भी अपना बेसिक सब्जेक्ट का ही निर्माण होता है। और फिर उसके बाद में अपना आशवन को डिस्टिलेशन कहा जाता है, इससे भी बेसिक सब्जेक्ट निर्माण होता है। फिर समूहन को क्लस्टरिंग कहा जाता है, और संचयन को अपन बोलते हैं एग्लोमेरेशन। तो इनके बारे में अपन अभी डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार आपको बस मोटा मोटा बता रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट, किस तरह की विधियों से कौन से सब्जेक्ट का निर्माण होता है। फिर अपन देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट। तो कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए 2 तरह की विधियाँ होती है, एक तो लेमिनेशन 1, लेमिनेशन 2। फिर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के अंदर अपनी लूज असेंबल 1, लूज असेंबल 2 और लूज असेंबल 3। तो इन 3 तरह की विधियों से निर्माण होता है अपने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपनी फिज़न को बोला जाता है विघटन या विखंडन विधि बोला जाता है फिज़न को। तो इसके अंदर क्या होता है कि खंडों में विभाजन, अर्थात विषयों का विभिन्न अंशों में विभाजन। यानी कि जो एक बेसिक सब्जेक्ट होता है कि मान लो बॉटनी हो गया, अपना बायोलॉजी हो गया, तो बायोलॉजी से 2 तरह की बॉटनी और जूलॉजी का निर्माण हुआ। तो इस तरह से जैसे कि एक बेसिक सब्जेक्ट होता है, उसके टूटने से जो नए सब्जेक्ट्स बनते हैं, उस विधि को ही अपना विखंडन या विघटन विधि कहा जाता है। जब कोई एकल अथवा मूलभूत विषय जब वह अपने उपविभागों में विखंडित हो जाता है, तो इसे ही विखंडन कहा जाता है। रंगनाथन के अनुसार, रंगनाथन ने ये परिभाषा दी है अपने विखंडन की, जब कोई एकल अथवा मूलभूत विषय जब वह अपने उपविभागों में विखंडित हो जाता है, तो उसे विखंडन कहा जाता है। मतलब कि कोई एक बेसिक सब्जेक्ट है, वो अपने सब डिविजन्स में जब डिवाइड होता है, तो उससे जो नए सब्जेक्ट्स बनते हैं, तो इस विधि को अपन बोलते हैं फ्यूज़न विधि। तो अपन एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अपना फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी क्या है, अपना ट्रेडिशनल सब्जेक्ट था एक। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से जब इसको अपन ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसमें एथिक्स अलग हो गई। फिर उसके बाद में अपनी तत्व मीमांसा, जिसको अपन मेटाफिजिक्स बोलते हैं, वो अलग हो गया। ज्ञान मीमांसा, जिसको एपिस्टोलॉजी कहा जाता है, और तर्कशास्त्र, जिसको लॉजिक कहा जाता है, और सौंदर्य शास्त्र, ये सब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो इस विधि को अपन बोलते हैं विघटन या फ्यूज़न विधि। अब ये फ्यूज़न विधि है, ये 2 तरह की होती है, मतलब 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है किसी भी सब्जेक्ट को। तो अपन देखें कि विघटन के प्रकार अपन देखें, तो एक तो होता है डाइसेक्शन और एक होता है डेनुडेशन। अब विघटन के लिए आप देख सकते हो, विघटन प्रक्रिया द्वारा एक विषय 2 या 2 से अधिक विषयों में विभाजित होकर नवीन विषयों को जन्म देता है। तो ये अपन ने देख लिया। तो विघटन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो हो गया अपना डाइसेक्शन, जिसको विच्छेदन कहा जाता है हिंदी में, और डेनुडेशन, जिसको अनाच्छादन कहा जाता है। तो डाइसेक्शन के नाम से ही अपने को पता लग रहा है, डाइसेक्शन, सेक्शन का मतलब तो टूटना, और डाई का मतलब 2 टुकड़ों में टूटना। कोई भी सब्जेक्ट होगा वो 2 बराबर टुकड़ों में या 2 अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, तो उसको डाइसेक्शन बोला जाता है। और एक डेनुडेशन होता है, जिसका मतलब होता है कि जैसे मान लो एक बड़ा पार्ट है, तो उसमें से अपन ने एक छोटा पार्ट देखा, फिर उसी पार्ट के अंदर और डिवीज़न होते जाते हैं, तो इस तरह से डेनुडेशन होता है। तो अपन सबसे पहले डाइसेक्शन के बारे में देखते हैं, विच्छेदन के बारे में। तो जब किसी मुख्य विषय को समकक्ष इक्विवेलेंट श्रेणी में विभाजित किया जाता है, यानी कि जैसे एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, तो केमिस्ट्री को जब अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया अपना, तो ये डाइसेक्शन हो गया। जैसे मतलब कि अपन ने ऐसे नहीं बांटा कि जैसे मान लो आपने ऑर्गेनिक बांटा, तो ऑर्गेनिक के अंदर पार्ट नहीं किए, अपन ने अलग अलग पार्ट किए 2। जैसे केमिस्ट्री है तो उसके 2 अलग अलग पार्ट कर दिए, एक ऑर्गेनिक हो गया, एक अनऑर्गेनिक हो गया। अब इसकी परिभाषा देखिए कि किसी विषय को एक बार में उसके अधीनस्थ टुकड़ों में बराबर
रैकों की श्रृंखला में विभाजित करने की प्रक्रिया को विच्छेदन कहा जाता है। यानी कि उसको बराबर अलग अलग पार्ट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो गया, बायोलॉजी का बॉटनी और जूलॉजी हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एक बड़ा ब्रेड का स्लाइस है, तो इसको अपन ने अलग अलग पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसके जो अलग अलग सारे टुकड़े हैं वो इंडिविजुअल है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इस तरह से जब डिवीज़न होता है एक सब्जेक्ट का तो उसको अपन डाइसेक्शन बोलते हैं, और इसके एग्जांपल्स आप देख ही सकते हो। फिर उसके बाद में अपन सेकंड पार्ट पे बात करें, जो कि अपना फिज़न है। फिज़न का जो सेकंड पार्ट है उसको बोला जाता है डेनुडेशन। तो डेनुडेशन को आप अनाच्छादन भी कह सकते हो। तो अनाच्छादन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो एक सब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक, पहले सबसे पहले अपन इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी मूल विषय या एकल आइसोलेट को परत दर परत विभाजित किया जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया, उससे एक छोटा सब्जेक्ट बना, फिर उसी जो अपन एक छोटा सब्जेक्ट में डिवाइड करा, तो फिर उसको और अंदर, उसका अंदर से अंदर डिवीज़न होता जाता है। जैसे कि मान लो एक अपन ने सबसे पहले सबसे बड़ा अपना एक सब्जेक्ट है वर्ड, अपन वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वर्ड के कई पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अपना अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया। तो अपन ने उसमें से वर्ड में से एक डिवीज़न करा एशिया, फिर एशिया को ही अपन और पार्ट्स में डिवाइड करें, उसके एशिया के अंदर ही डिवीज़न करें, तो अपन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इंडिया के बारे में पढ़ते पढ़ते अपन ने राजस्थान के बारे में पढ़ा, और राजस्थान के बाद में फिर अपन ने मान लो जयपुर के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से मतलब एक ही सब्जेक्ट का जब डिवीज़न करेंगे तो उसके अंदर ही अपन डिटेल से देखते जाते हैं, अंदर उसके मतलब कि उसके अंदर की जो डिटेलिंग होती है उसको ही अपन और आगे तक देखते जाते हैं। जैसे कि अपन वर्ड है, तो वर्ड के अंदर एशिया और यूरोप के अंदर अलग अलग दो डिवीज़न करेंगे, तो उसको तो अपन डाइसेक्शन बोल देंगे। लेकिन जो एक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर ही और सब्जेक्ट का डिवीज़न करते जाते हैं अपन, और अंदर डिटेलिंग में जाते जाते हैं, तो उसको अपन डेनुडेशन कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, तो मैथमेटिक्स के अंदर अपन ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ज्यामिति के बारे में। तो ज्यामिति के बारे में अपन और अंदर पढ़ेंगे, तो अपन 2D 3D होता है, तो 2D के बारे में मान लो आपने पढ़ा, तो 2D के अंदर फिर अपन ने लाइन के बारे में देखा, और लाइन के बाद में आप मान लो पॉइंट्स के बारे में देखो। तो इस तरह से जो डिवीज़न होता है सब्जेक्ट का उसको अपन डेनुडेशन बोलते हैं। और जो JS शेरा है, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है, इन्होंने परिभाषा दी है कि ज्ञान के इन विषयों को खोजने की प्रक्रिया अनाच्छादन या डेनुडेशन कहलाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे इस प्रकार से सब्जेक्ट का डिवीज़न होता है, तो इसमें क्या होता है कि विस्तार, एक्सटेंशन में कमी होती जाती है। यानी कि जैसे मान लो पहले अपन ने वर्ड के बारे में पढ़ा, तो वर्ड से आप एशिया पे जाओगे, वर्ड के अंदर तो अपने यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो पहले तो एक बड़ा विस्तार है इसका, फिर आपने एशिया के बारे में पढ़ा, तो उसका जो विस्तार है वो कम हो जाएगा, एशिया का एरिया भी कम हो गया, उसकी जो विशेषता है वो भी कम हो गई। फिर एशिया से अपन ने इंडिया के बारे में पढ़ा, तो इंडिया के अंदर जो उसका विस्तार है, एक्सटेंशन है, वो और कमी होती जाएगी, लेकिन गहनता जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि जो उसकी गहनता या इंटेंसिटी है वो जैसे जैसे अपन अंदर की तरफ जाते जाएंगे और अंदर जाएंगे, तो वो उसकी गहनता तो बढ़ती जाएगी, उसके बारे में डिटेलिंग बढ़ती जाएगी, मतलब उसकी नॉलेज है, वो डीपनेस है, वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जो उसका विस्तार है, जो उसका एक्सटेंशन है, जैसे वर्ड तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, उसके बाद में अपन अंदर जाएंगे एशिया, फिर इंडिया जाएंगे, फिर राजस्थान जाएंगे, फिर जयपुर जाएंगे, तो वो जो एरिया है उसका कम होता जाएगा, तो उसका जो विस्तार है वो तो कमी हो जाएगी, और जो उसकी गहनता है, उसके बारे में जो नॉलेज है, जो डीपनेस है, वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे अपन अंदर सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। तो जैसे अपन इसको देखें तो ये क्या होता है, जैसे कि प्याज के रूप में आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि एक प्याज है, तो प्याज का जो अपन ने ऊपरी परत खोली, जैसे मान लो प्याज का ऊपरी परत को हम वर्ड मान लें अपन, तो जैसे प्याज की ऊपरी परत खोलेंगे तो फिर उसके अंदर वाला पार्ट आएगा, तो जैसे इंडिया आ गया, फिर उसके इस वाले छिलके को भी अपन ने हटाया, तो फिर उसके बाद में अपना राजस्थान आ गया, फिर इस छिलके को हटाया तो अपन ने जयपुर देखा, फिर जयपुर को हटाते गए तो अपन छोटे चौपड़ मान लो। ऐसे ऐसे अंदर जैसे प्याज का अपन प्याज के छिलकों को उतारते हैं, उसी तरह से इसमें सब्जेक्ट की डिटेलिंग बढ़ती है, उसके सब्जेक्ट के अंदर डिवीज़न होता जाता है। तो अपन ने ये दोनों देख लिए, एक तो हो गया अपना डाइसेक्शन और दूसरा हो गया डेनुडेशन। तो डाइसेक्शन के बारे में जो जैसे आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, डाइसेक्शन यानी कि दो में विभाजित, दो बराबर चीज़ों में विभाजित करना। तो ये जैसे ब्रेड की स्लाइस को अपन काटेंगे अलग अलग, तो ये तो अपना डेनुडेशन, वो अपना ये तो डाइसेक्शन हो गया, और जो प्याज वाला उदाहरण है, प्याज के छिलकों को उतारना, वो अपना डेनुडेशन हो गया, अनाच्छादन हो गया। तो इस तरह से अपन ने दोनों देख लिए हैं कि किस प्रकार ये दोनों विधियाँ होती है। तो आज अपन ने सबसे पहले यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, जिसमें अपन ने देखा कि यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट के 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं।
उसके बाद में अपन ने मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात करी, जिसमें अपन ने सबसे पहले फिजन के बारे में बात करी कि फिजन से किस तरह के सब्जेक्ट का निर्माण होता है। और फिजन के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक अपन ने बात करी डाइसेक्शन और दूसरा अपन ने डेनुलेशन के बारे में बात करी। आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे के जो सब्जेक्ट फॉर्मेशन के मेथड्स होते हैं उसके बारे में अपन कल डिटेल से बात करेंगे। इससे आगे की क्लास आपके लिए कल इसी टाइम अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर देना, और अगर आपको इसी तरह की क्लासेस और देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपकी इन क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।